आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों भारत का भूगोल। तो आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं टॉपिक। उससे पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, मैंने आपसे सब्सक्राइब के लिए कभी जोर नहीं दिया है, लेकिन आज कहता हूँ क्योंकि मुझको आपकी सख्त ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल 24GS एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझको अब आपकी आवश्यकता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। इस चैप्टर में हम भारत का भूगोल का कम से कम 20% भाग कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले सबसे पहले हम नक्शे को देख ले रहे हैं। जो भारत का नक्शा है वो ये है, आप जानते होंगे। और जो कि भारत का पूरब किधर है, इधर सबसे पूर्वी देश कौन सा पड़ेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। और इधर क्या है, पश्चिम है। और सबसे पश्चिमी देश कौन सा पड़ेगा, जो कि गुजरात पड़ता है, सभी जानते हैं। और ये उत्तर में क्या पड़ेगा, आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। और दक्षिण में आपका केरल और तमिलनाडु पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो अक्षांश है वो कितना है, देशांत है वो कितना है, तो देशांतर कौन सा होता है, जो इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं, इस प्रकार से खींची होती हैं, वो होती हैं देशांतर रेखाएं। और अक्षांश कैसी होती हैं, जो इस प्रकार से खींची होती हैं चापाकार, ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। तो ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि जो भारत का कितने डिग्री देशांतर है। तो भारत का जो देशांतर है वो पूरब में कितना है, तो याद रखना 68 अंश 7 सेकेंड, 68 अंश 7 सेकेंड है भारत का पूरब में, सॉरी पश्चिम में देशांत। अगर पूरब में पूछा जाए तो पूरब में कितना है, 95 डिग्री 25 अंश, 95 डिग्री 25 सेकेंड का ये निशान होता है, याद रखना। और ये अंश का होता है, 95 अंश 25 सेकेंड है। ये तो ऐसा ऐसा होता है। अब आप सोचोगे अच्छा होता क्या है, देशांतर से किसी भी देश का समय निर्धारित किया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं इसके इसके बीच में काफ़ी अंतर आ रहा है। अगर हम इनके अनुसार लेंगे टाइम, तो कहीं ना कहीं भारत का 2 जोन बनेगा जाकर के, जब 2 टाइम जोन बनेगा जाकर के, तो यहाँ का टाइम और होगा और यहाँ का टाइम अलग होगा। इसी कारण क्या किया गया है, इसको बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, देशांतर रेखा कितने डिग्री पर खींची गई है, तो याद रखना 82.5 डिग्री पर खींची गई है देशांतर रेखा। और यहीं से हमारा टाइम लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो देखते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश किधर है हमारा देश का, और कितने डिग्री देशांतर किधर है। अगर भारत का अक्षांश पूछा जाए आपसे, अक्षांश मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसी रेखाएं होती हैं, ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो भारत का अक्षांश कितना होगा, तो 8 अंश 4 सेकेंड से लेकर के 37 अंश 6 सेकेंड तक है भारत का क्या, अक्षांश। अगर भारत के देशांत की बात की जाए, तो भारत का देशांतर कितना, वो मैं बता भी चुका हूँ क्या, कि 68 अंश से लेकर के 7 सेकेंड, 68 अंश 7 सेकेंड से लेकर के कितना होगा, 97 अंश और 25 सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों 97 होगा, याद रखना, ठीक है, वो गलती से हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। उसके बाद देखते हैं भारत का जो समय है वो लंदन के समय से कितना आगे है। क्यों आगे है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आगे होने का कारण क्या है कि जो हमारा देश है वो पड़ता है पृथ्वी के पूर्वी भाग में, और पूर्वी भाग में भूमध्य रेखा से पूर्वी भाग में जाने पर समय क्या होता है, समय बढ़ता है। अगर आपने इससे पहले हमारा वो चैप्टर नहीं देखा है, अक्षांश और देशांत, जो कि मैंने विश्व लेवल पे बताया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया है। तो याद रखना जो भारत का समय है वो लंदन के समय जोन से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आपसे पूछा जाएगा समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना समय रेखा भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारत का समय लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद का नैनी कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। तो 5 राज्यों को देखते हैं। जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ पर जाती है ये रेखा, मध्य प्रदेश यानी एमपी में जाती है। एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश से होती हुई कुछ इस प्रकार से निकल जाती है।
यहाँ से होती हुई जाती है, कुछ बीचों बीच से खींची गई है, तो इस प्रकार से होती हुई यहाँ पर निकल जाती है। इसीलिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP और उत्तर प्रदेश से होती हुई जाती है। अगर जब हम इस रेखा को ना माने, इन दोनों ही स्थानों से अगर समय निर्धारित करें, तो यहाँ के समय और यहाँ के समय में कितना अंतर आएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो देखिए आप, जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 97 अंश 25 सेकेंड और 68 अंश 7 सेकेंड का, तो आएगा आपका 28 दशमलव कुछ करके 55 सेकेंड करके आएगा। इसको लगभग में हम कितना लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। 29 की जगह पे हमने कितना मान लिया, 30 मान लिया। क्यों मान लिया, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। जो आपका 24 घंटे बराबर है कितना है, 360, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है कितने एंगल पर घूमती है, पूरा चक्कर लगाती है, पूरा एंगल कितना होता है, तो 360 का होता है। तो 30 अंश बराबर कितना हो गया, 2 घंटे। तो मैंने आपको बताया क्या, और हमारा वैसे भी समय कितना यहाँ पर कितना निकलेगा, 30 अंश मैंने माना है, तो 30 अंश बराबर 2 घंटे, यानी इन दोनों समय निर्धारितों के बीच में कितने का अंतर होगा, 2 घंटे के। यानी इधर आप अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय जब लेंगे, इनका अंतर देखेंगे तो 2 घंटे आएगा। कब, जब ये स्थान नहीं हम लेंगे। अगर आपसे कन्फर्म पूछा जाए तो कितना होगा, तो आप याद रखिएगा 1 घंटे 56 मिनट होता है। और लगभग में आपसे पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने 1 अंश यहाँ पर बढ़ाया है, और 1 अंश का मान कितना है, तो 4 मिनट है। कैसे आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर है कितना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपका समय है वो कितने हैं, 24 घंटे। 24 घंटे बराबर है आपका 360, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 32 36। तो जो 30 अंश बराबर आ गया आपका, 2 घंटे आ गया है। अगर मैं 1 अंश का मान निकालूं तो कितना होगा, तो मैं 2 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 2 मिनट को लिख सकता हूँ 120 मिनट, ठीक है। ये लो 120 मिनट लिख दिया। 120 मिनट बराबर है कितना, आपका 30 अंश। तो मैंने इसको इससे काट दिया, यानी जब आप देखेंगे कि 4 मिनट बराबर आएगा कितना, 1 अंश। तो मैंने 1 अंश अधिक किया है ना, इसमें 29 की जगह पर 30 कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 120 मिनट थे, इसमें से 4 कम हो जाएंगे, यानी 1 घंटा 56 मिनट आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होता है। लेकिन लगभग में पूछता है तो लगभग में आपका 2 घंटे हो जाएगा। तो देखिए, जो मैं बता चुका हूँ, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच में कितने का अंतर है, या 2 घंटे कहो या फिर 120 मिनट कहो, का लगभग में अंतर होता है। अगर कंफर्म आपसे पूछा है तो कंफर्म कितना होगा, 1 घंटे 56 मिनट, ठीक है। अगर हम भारत की आकृति की बात करें, तो भारत की जो आकृति है, काफ़ी लोग त्रिभुजाकार बताते हैं, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं है। जब एग्जाम में पूछा गया और एग्जामिनर ने जो सही आंसर माना है वो कौन सा था, वो था चतुर्कोणीय। तो याद रखना, भारत की आकृति कैसी है, चतुर्कोणीय है। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है, तो याद रखना 32,87,263 है, जो कि किस में होता है क्षेत्रफल, किलोमीटर स्क्वायर में होता है। अगर हम बात करें जो भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। तो याद रखना, भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4% है। अगर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई की जाए, जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है कितनी, 15,200 किलोमीटर। तो याद रखना, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर हम इसकी समुद्री सीमा की बात करें, तो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसकी समुद्री सीमा की लंबाई है कितनी, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर क्या है, अगर हम राज्यों की ही जोड़ेंगे, यानी कितने राज्य जुड़ते हैं, तो राज्यों को देख लीजिए। सबसे पहले आपका पड़ेगा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या हैं कि जल सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं किससे, समुद्र से। तो जो 9 राज्यों की सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। जब हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल कितनी है, तो ये है 1416 किलोमीटर इसकी केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर आपसे पूछी जाए कि कुल समुद्रीय सीमा कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 7516 किलोमीटर, जो कि किताब में दिया हुआ है। अगर आप जब गूगल सर्च करोगे तो उसमें दिया है 7517 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन किताबों में जो दिया गया है, माना भी गया है, वो दिया गया कितना, 7516 किलोमीटर। तो आप यही याद रखिएगा।
तो हम देखते हैं क्या कि सबसे लंबा किसका तट है, कौन सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है, तो वो है आपका गुजरात। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा समुद्री लंबी सीमा बनाता है। अगर दूसरा पूछा जाए तो वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाकर पूछता है कि पूर्वी घाट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो पूर्वी घाट तो ये हुआ, इस पर लंबी समुद्री सीमा कौन बनाएगा, आपका आंध्र प्रदेश बनाता है, जबकि लोग गुजरात मारकर चले जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और जो सबसे लंबी समुद्री सीमा है वो है किसकी, गुजरात की, और दूसरी सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की। अगर पूर्वी लगा हो शब्द तो सबसे लंबी किसकी होगी, आंध्र प्रदेश की होगी। अब बात आती है कुल कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, तो कुल आपके कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं और जिनकी कितनी लंबाई है, 1416 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी मैं बता चुका हूँ, तो क्या है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आएगा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखते हैं भारत में क्षेत्रफल का स्थान, जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार वो कितना है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले आता है रूस। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। तो आपको याद होना चाहिए कि रूस की राजधानी है मॉस्को। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। तो याद रखना कनाडा की राजधानी ओटावा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। तो याद रखना चीन की राजधानी बीजिंग है, जो कि तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार आता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है वो क्या है, वो है वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो जो आता है क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे। अगर पाँचवें नंबर की बात की जाए तो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ये तो आता है आपका पाँचवें नंबर पे क्या, ब्राज़ील। अगर हम छठे नंबर पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आता है छठे नंबर पर, जिसकी राजधानी है क्या, कैनबरा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत आता है हमारा 7वें नंबर पर, जिसकी राजधानी है दिल्ली। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का आधा है। तो याद रखना जो भारत का क्षेत्रफल है वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का आधा है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस आप याद रखिएगा। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो भारत के बाद इसका 8वां नंबर आता है क्षेत्रफल के अनुसार, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते थे किससे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत, जो विश्व लेवल में भारत का स्थान है। उसके बाद देखते हैं भारत में किस राज्य का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान देखते हैं तो सबसे पहला राज्य, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य वो कौन सा है, आपका राजस्थान, जो कि सभी जानते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो है आपका एमपी, यानी मध्य प्रदेश। तो याद रखना पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पड़ेगा जाकर के आपका महाराष्ट्र। तीसरा क्या है, महाराष्ट्र। तो याद रखना तीसरा महाराष्ट्र है। चौथा क्या है, चौथा कभी पड़ा करता था आंध्र प्रदेश, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया इसके कारण क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश को मिल गया कौन सा, चौथा स्थान। तो उत्तर प्रदेश है आपका चौथे स्थान पर, और जो कि एक भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। याद रखना ये 1/3 भाग को, भारत के 1/3 भाग को रोटी खिलाता है अकेले। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। उसके बाद चौथे नंबर के बाद आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, तो वो है अब जम्मू कश्मीर। तो याद रखना जम्मू कश्मीर 5वें नंबर पर आता है। अगर छठे नंबर की बात की जाए तो क्या आता है, गुजरात। गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। आप कहेंगे कि आप इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ो कि देखो एक भी क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए। अगर एक दो याद करते हो, कोई क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आना है वो भी निकल जाए, तो इससे बड़े आप पढ़ो ही मत। जो करो मन से करो बस। उसके बाद हम देखते हैं जिले के अनुसार, जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला कितना बड़ा है, क्योंकि जिले से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है क्या, कच्छ। कच्छ कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद आता है लेह जिला, दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला लेह, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आता है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ता है। बाड़मेर ये है आपका चौथे नंबर का सबसे बड़ा जिला। उसके बाद आता है क्या, बीकानेर। बीकानेर आता है आपका 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे बीकानेर आता है, ये कहाँ पर पड़ेंगे, ये राजस्थान में पड़ते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो याद रखना ये ज़िले हैं सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद देखते हैं
विश्व में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जनसंख्या के अनुसार तो सबसे अधिक जनसंख्या सभी जानते हैं कहाँ पर है, चीन में है। उसके बाद दूसरा अगर देश पूछा जाए तो दूसरा है भारत। भारत के बाद पूछा जाए तो यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका तीसरा देश है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। ये चौथे नंबर पर पूछा जाए तो आपका पड़ेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चौथे नंबर पर आता है। और जो पाँचवें नंबर पर आएगा क्या, ब्राज़ील। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो पाँचवा सबसे बड़ा देश बन सकता है। यानी पाँचवा सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नाम आ जाएगा देश के अनुसार। अगर हम देखें तो इतनी जनसंख्या है इसकी। तो आप अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश मान लें तो जनसंख्या के अनुसार उसका पाँचवा सबसे बड़ा नाम आ जाएगा। तो याद रखिएगा आप ये। इंडोनेशिया के बाद क्या आता है, ब्राज़ील जनसंख्या के अनुसार। उसके बाद आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है नाइजीरिया। उसके बाद देखते हैं राज्यों में जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का कौन सा स्थान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि सिर्फ एक याद रखते हैं, उत्तर प्रदेश। अभी जो पूछा गया था वो 4 राज्यों के नाम दिए गए थे और क्रम बाय क्रम लगाना था। तो आप बस याद कीजिएगा, डाटा पूरा का पूरा फंसेगा आपका। बस आप मन से पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। मैंने मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ाया है आपको, प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, भूगोल पढ़ाया है। तो जो सबसे पहले राज्य पड़ता है जनसंख्या के अनुसार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक आपको पता है लोकसभा सीटें भी यहीं से सर्वाधिक हैं। और यही राज्य एक ऐसा है जो देश का प्रधानमंत्री निर्धारित कर देता है। उसके बाद दूसरा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, बिहार। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु। तो आपको इतने राज्य याद रखने हैं क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आप कभी धोखा ना खाएं। उसके बाद आता है जिला में जनसंख्या के अनुसार, किस जिले में कितनी जनसंख्या है, कौन सा जिला सबसे आगे जनसंख्या के अनुसार। तो सबसे पहले पड़ेगा थाने। थाने कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा जिला। तो थाने में सर्वाधिक जनसंख्या है, ये एक ऐसा जिला है। उसके बाद आता है उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना ये एक जिला है और एक है दक्षिणी 24 परगना। तो याद रखना उत्तरी 24 परगना जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार जिला है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्या, आपका बेंगलोर। बेंगलोर के बाद क्या पड़ेगा, पुणे। तो याद रखना जनसंख्या के अनुसार सबसे पहला जिला थाने, उसके बाद उत्तरी 24 परगना, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद पुणे। तो याद रखना ये जिले हैं सारे जनसंख्या के अनुसार। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारत का समुद्री विस्तार कितना है, कहाँ तक समुद्र में भारत पाबंदी लगा सकता है, कहाँ तक जहाज़ों पर रोक लगा सकता है, कहाँ पर टैक्स वसूल सकता है। तो जो ये स्थल है, स्थल से लेकर के जो समुद्री भाग शुरू होता है, तो याद रखना ये स्थलीय भूमि है, यहाँ से समुद्री भाग शुरू होगा। तो 12 किलोमीटर तक कहते हैं इसको प्रादेशिक जल सीमा। तो याद रखना इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। कहाँ से, समुद्री तल से लेकर के 12 किलोमीटर अंदर तक, 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील है। याद रखना ये 12 नॉटिकल मील है क्योंकि समुद्री जो दूरी है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी है उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा। जो प्रादेशिक जल सीमा है इस पर भारत का पूर्णतः अधिकार है, इसमें कुछ भी कर सकता है भारत। जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी है उसमें भारत का पूर्णतः अधिकार होता है। उसके बाद जो आगे अगला 12 होता है यानी टोटल 24 हो जाएगा। जो आगे का 12 होता है ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल। तो याद रखना इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल। यहाँ पर जहाज़ों पर रोक लगा सकता है भारत, कर वसूल सकता है। और यहाँ से लेकर के जो, जैसे अगर कोई चोर भाग रहा है यहाँ से, तो चोर को 24 नॉटिकल मील तक ही खदेड़ सकता है भारत। उसके बाद वो कुछ भी करे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पहुंच से बाहर होता है। तो ठीक है, जो आगे का 12 नॉटिकल मील है इसमें जहाज़ों पर रोक लगा सकता है, कर वसूल सकता है और चोरों को यहाँ तक खदेड़ सकता है। कौन, भारत। आगे का जो 176 किलोमीटर है यानी टोटल हो जाएगा 200, और आगे का 176 नॉटिकल मील होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। तो याद रखना जो आगे का 176 नॉटिकल मील है इसको कहते हैं
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो याद रखना इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर क्या कर सकता है भारत, अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर सकता है, कोई संयंत्र बना सकता है, अपना नेवी का अभ्यास कर सकता है। तो याद रखना यहाँ पर नेवी का अभ्यास कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को 200 नॉटिकल मील मिला है, पाकिस्तान को कितना मिलेगा। तो ये बात याद रखना, क्योंकि जैसे इस प्रकार से हमारा इंडिया यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई देश ना होने के कारण भारत को 200 नॉटिकल मील मिला है। अगर यहाँ पर कोई और देश होता तो भारत को इतना नहीं मिलता, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता। अब आप कहोगे कि इसका निर्धारित कौन करता है, तो उसको भी देख ले रहे हैं। तो जो 1 नॉटिकल मील होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1.852 के। तो 1.852 किलोमीटर। ये जीरो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं दशमलव के बाद। अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो 1852 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका निर्धारित कौन करता है। तो इसका निर्धारित करता है अनक्लोस। अनक्लोस इसका निर्धारित करता है। तो याद रखना अनक्लोस क्या संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है, इसका निर्धारित किया गया था 1982 को। 1982 में कहा गया था कि अगर 60 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया तो ये लागू हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो नहीं लागू होगा। तो उस समय हुआ करते थे कितने, 59 देश। जो 60वां देश बना उस समय वो कौन सा था, तो याद रखना उस समय जो 60वां देश बना वो बना युगांडा। युगांडा ने इस पर साइन किए। और वर्तमान में कितने देश हैं, तो 165 देश हैं। तो याद रखना ये कब निर्धारित किया गया था, तो 1982 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी। तो याद रखना यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ये इसका फुल फॉर्म है। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पर, 60 देशों ने किए थे, जो कि 59 देश हुआ करते थे। उसमें 60वां देश बना युगांडा। युगांडा आपको याद होगा इसको कहते हैं किसकी, एड्स की राजधानी भी कहते हैं। तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं हम क्या, भारत का जो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस किस राज्य के बीच में कौन सा तट पड़ता है, तो उसको भी हम विस्तार से देख ले रहे हैं। तो सबसे पहला राज्य पड़ेगा आपका गुजरात। जो गुजरात राज्य पड़ेगा उसके ऊपर वाला ये हिस्सा देखना, ये पड़ता है कच्छ। कच्छ क्यों फेमस है, ये जंगली गधों के लिए फेमस है। तो याद रखना कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है। और जो गुजरात वाला तट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काठियावाड़ा तट। आपको याद होगा काठियावाड़ा तट कहते हैं किसके नाम से, क्योंकि यहीं पर गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ा ज़िले में। तो याद रखना गुजरात के काठियावाड़ा में गांधी जी का जन्म हुआ था, और इसी के नाम पर इस तट को रखा गया है काठियावाड़ा तट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्य पड़ेगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। जो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक की सीमा तक, याद रखना महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक की सीमा तक, यानी 2 राज्य पड़ेंगे महाराष्ट्र और गोवा। जो कर्नाटक की सीमा तक ही ये तट आता है, कौन सा, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सीमा तक। मैं कह रहा हूँ कर्नाटक की सीमा तक, ना कि कर्नाटक में फैला हुआ, क्योंकि कुछ भाग कर्नाटक का टच करता है इसमें। तो याद रखना। और जो खास कर्नाटक का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है किस नाम से, कनारा तट। उसको जाना जाता है कनारा तट के नाम से। तो याद रखना जो खास भाग कर्नाटक का है उसको जाना जाता है कनारा तट के नाम से। जैसे कि जो गुजरात का क्षेत्र था उसको जाना जाता है काठियावाड़ा तट के नाम से, और जो आपका केरल वाला तट है उसको जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। तो ये तो हो गए आपके पश्चिमी घाट के जितने भी तट थे उनके बारे में। अब देख ले रहे हैं पूर्वी घाट के बारे में। जो आपका तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के बीच का तट का मैदान पड़ता है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो याद रखना कहाँ से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। और जो खासकर आंध्र प्रदेश का तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है आंध्रा तट के नाम से। जो उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच का तट है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। याद रखना कहाँ से, 3 राज्य बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनके बीच के तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट। और जो खास उड़ीसा का तट है उसको कहते हैं उत्कल तट के नाम से, क्योंकि उत्कल आपने सुना होगा, जब आपने राष्ट्रीय गान किया होगा तब आता है उत्कल विंध्य हिमाचल। तो याद रखना वही उत्कल है, क्योंकि ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता है उत्कल, और इसीलिए इसको उत्कल तट भी कहते हैं।
उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और क्षेत्रफल के अनुसार क्या क्या कभी राज्य लगाने को आ जाते हैं, कभी आ जाता है सबसे पहले कौन से राज्य से होकर के गुजरती है। लोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन राज्य याद रहते हैं उनको सातों, लेकिन वो आठों लेकिन क्रम से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आठों राज्यों को याद तो कर लेते हैं, क्रम से नहीं याद कर पाते हैं। तो एक ट्रिक बताऊंगा बस, आपके सारे राज्य याद। क्या ट्रिक है? गरम छत झरवाओ तुम। क्या है? गरम छत झरवाओ तुम। गरम से क्या हो जाएगा? गा से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झरवाओ यानी झार से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। वाव से हो जाएगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और तू से हो जाएगा त्रिपुरा, और माँ से हो जाएगा मिजोरम। तो ये राज्य ऐसे हैं क्रम बाय क्रम। जैसे सबसे पहले कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो आपका आएगा क्या? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी तरफ से लगाइए, तो सबसे पहले आएगा आपका मिजोरम, ठीक है। अगर पश्चिमी से पूछा जाए पश्चिमी तरफ से लगाइए राज्यों का क्रम, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के बीच की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कितनी? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच की लंबाई है। उसके बाद अगर पूछा जाए पश्चिम से पूरब से पश्चिम के बीच की, तो पूरब से पश्चिम के बीच यानी आपका जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बीच का जो लंबाई है वो कितनी पड़ेगी? तो याद रखना 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पड़ेगी आपकी लंबाई। तो मैं कौन सी बता रहा हूँ आपको, एक बार नक्शे में बता दूँ। जो ये लंबाई है वो कितनी पड़ेगी? ये पड़ेगी आपकी 3214, ठीक है, और ये पड़ेगी 2933 किलोमीटर। तो याद रखना, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब के बीच की मैं बता रहा हूँ कितनी, 2933, और ये वाली 3214 उत्तर से दक्षिण के बीच की। उसके बाद मैं बताता हूँ आपका कि कौन सा बिंदु किस राज्य में स्थित है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी बिंदु के बारे में। जो आपका उत्तरी बिंदु पड़ेगा वो जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में पड़ेगा। तो याद रखना उत्तरी बिंदु कहाँ पर पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में। और कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। अब कॉल है, याद कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप कॉल करते हो तो फ़ोन कहाँ लगाते हो? ऊपर लगाते हो। ऊपर लगाते हो यानी उत्तर पड़ेगा आपका, क्योंकि सबसे नक्शे में जब आप नक्शा पढ़ा होगा तो आपको पता है उत्तर ऊपर की ओर पड़ता है, इसीलिए इंदिरा कॉल ऊपर होगा। उसके बाद देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था पहले किस नाम से? नेफा के नाम से। और यहाँ पर कौन सा बिंदु पड़ेगा सबसे पूर्वी? बालांगू और किबिथू। दो नाम है इसके, बालांगू और किबिथू। याद रखना दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इसमें कौन सा है गुजरात में? तो गुजरात में आपको याद रखना है, इसको सरक्रीक के नाम से जानते हैं, राजहरकीक के नाम से जानते हैं, और गुहार मोती के नाम से जानते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने किससे? पश्चिमी बिंदु से, जो कि कहाँ पर पड़ेंगे? गुजरात में। उसके बाद देख रहे हैं कौन सा? सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि का आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। कौन सा? केप कोमोरिन। तो याद रखना, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कौन सा पड़ेगा? तो कैप कोमोरिन पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी बिंदु बताइए, तो आप कौन सा बताएंगे? तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसको? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार में। तो याद रखना ग्रेट निकोबार में पड़ेगा आपका। अब हम देखेंगे क्या 10 डिग्री चैनल किनके बीच में स्थित है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है। तो आइए देखते हैं। जो आपका इस तरफ क्या पड़ता है? इस तरफ पड़ता है आपका अंडमान निकोबार, जिसको आप जानते हो 4-5 भागों में बांटा जाता है, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार।
तो जो अंडमान और निकोबार, अंडमान में कौन सा अंडमान, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि मैंने इधर बता रखा है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है कौन सा, 10 डिग्री चैनल। जो ये वाला भाग पड़ेगा, जैसे ये अंडमान निकोबार है, इसका ये वाला भाग पड़ता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखना, जो कि मैं बता चुका हूँ सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो ग्रेट चैनल स्थित है। तो याद रखना कौन सा, ग्रेट चैनल, किस किस के बीच में, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। और जो मैंने आपको 10 डिग्री चैनल बताया है वो इस तरफ है, ना कि इस तरफ मैंने लिख रखा है सिर्फ, ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया भी इसी तरफ से जुड़ते हैं। उसके बाद आता है क्या, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, वो किस तरफ पड़ते हैं, अब ये पढ़ेंगे। 10 डिग्री पड़ता है चैनल इस तरफ, 9 डिग्री और 8 डिग्री पड़ता है इस तरफ। तो जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है आपका 9 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछा जाए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो वो है आपका 8 डिग्री चैनल। तो इतने क्वेश्चन बनते थे आपके इन चैनलों से। उसके बाद देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पुल है, काफ़ी बार पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो जो पंबन चैनल है वो किस किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी किस किस के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और पाक जलडमरू मध्य, और या फिर इसको पाक स्टेट के भी नाम से जानते हैं, तो लोग ये पाकिस्तान और भारत के बीच में लगा देते हैं, याद रखिएगा इसको, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, ये श्रीलंका के बीच में है। और आपको एक मुख्य बात क्या है कि जो पंबन चैनल है इसमें एक मछली पाई जाती है, पेनेटोडा एक ऐसी मछली है जो कि सिर्फ और सिर्फ पंबन चैनल या पंबन द्वीप में ही पाई जाती है। और ये मछली क्या करती है, सीप खा करके अपना कार्य चलाती है, इसीलिए इस मछली में मोती पाने की बहुत संभावना होती है, इस मछली में मोती भी पाए जाते हैं। ये ऐसी मछली है जो सिर्फ पंबन चैनल के बीच में पाई जाती है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो आगे ज़्यादा लंबा होने वाला है। सिर्फ इतना ही और बचा है आपका, क्योंकि मैं रोज़ लिखता हूँ आपके लिए। ये बचा है आपके भारत की सीमा से संबंधित, जितने भी किस राज्य से किस देश की सीमा लगती है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए उसके लिए अगला वीडियो बनाऊँगा उस पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमको बहुत आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरी मेहनत का इनाम ज़रूर देना, इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।